नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सत्ता, डर और वो पैरानोया जो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख सकता है। हम बात कर रहे हैं सद्दाम हुसैन की। हम इस विश्लेषण में देखेंगे कि कैसे एक इंसान के अंदर बैठे खौफ ने घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू की जिसका असर हम आज तक देखते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए जरा इराक के इस डेमोग्राफिक गणित को देखिए। करीब 55 से 60% आबादी शिया थी और सुन्नी सिर्फ 15 से 20%, बाकी अन्य। लेकिन कैच क्या था? कैच ये था कि सद्दाम हुसैन की बाथ पार्टी जो सत्ता में थी वो सुन्नी लेड थी, मतलब राज करने वाले सुन्नी और बहुसंख्यक जनता शिया। अब समझ रहे हैं ना? इसी एक आंकड़े ने बाथ पार्टी और सद्दाम के दिमाग में एक परमानेंट डर बैठा दिया था, एक ऐसा खौफ कि कहीं कोई शिया नेता अचानक से उठ खड़ा ना हो और उनकी कुर्सी न छीन ले। और यही था वो डेमोग्राफिक टिकिंग टाइम बॉम्ब। शुरुआत में सद्दाम ने इस टाइम बॉम्ब को फटने से रोकने के लिए सीधे गोलियां नहीं चलाईं, उसने बड़ा स्मार्ट गेम खेला। जो भी पैसा इराक के तेल से आ रहा था ना, उसे शिया और सुन्नी इलाकों में बहुत ही बैलेंस तरीके से बांटा। और सबसे बड़ी बात, उसने धार्मिक पहचान को पीछे धकेलकर सेक्युलरिज्म और इराकी नेशनलिज्म यानी कट्टर राष्ट्रवाद को प्रमोट किया। उसका मकसद बिल्कुल क्लियर था, लोग अपने धार्मिक मतभेद भूल जाएं और खुद को सिर्फ एक इराकी माने। लेकिन ये बैलेंस ज्यादा दिन चला नहीं और फिर शुरू हुआ शिया पहचान को दबाने का दौर। सद्दाम का वो अंदरूनी डर अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। उसने बहुत ही चालाकी से भेदभाव शुरू कर दिया। शियाओं के जो मुख्य मुहर्रम के जुलूस होते थे, जैसे मातम और ताजिया, उन पर इराक में पूरी तरह बैन लगा दिया गया। यहाँ तक कि शिया अजान में पढ़ी जाने वाली कुछ खास लाइनों पर भी पाबंदी लग गई, जबकि सुन्नी अजान को बिना किसी रोक टोक के आधिकारिक तौर पर चलने दिया गया। ये बहुत ही कैलकुलेटेड कदम था। और बात सिर्फ अजान या जुलूस तक नहीं रुकी। इराक लिटरली एक भयंकर सर्वेलेंस स्टेट बन चुका था। नजफ और करबला के जितने भी बड़े शिया स्कॉलर्स थे, उन्हें चुपचाप नज़रबंद कर दिया गया। इंटेलिजेंस और खुफिया विभागों की टॉप कुर्सियों पे सद्दाम ने सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों या सुन्नी अधिकारियों को बैठाया। और तो और, किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सारी मुस्लिम धार्मिक सभाओं को ही इल्लीगल घोषित कर दिया गया। और फिर आता है साल 1979 की वो ईरानी क्रांति। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सद्दाम के पैरानोया को एक खौफनाक हकीकत में बदल दिया। हुआ ये कि इराक के बिल्कुल पड़ोस में ईरान के अंदर एक जबरदस्त उथल-पुथल हुई। अमेरिका के फुल सपोर्ट वाले शाह ऑफ ईरान को रातों रात उखाड़ फेंका गया और सत्ता आ गई एक धार्मिक शिया नेता आयतुल्लाह खुमैनी के हाथों में। अब जरा सोचिए, सद्दाम के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा? क्या ईरान की तरह इराक में भी बगावत हो सकती है? सद्दाम ने देखा कि उसके बिल्कुल बगल में एक शिया बाहुल देश ने अपने ताकतवर सेक्युलर तानाशाह को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उसे लगा, बॉस, इराक की शिया आबादी भी तो बिल्कुल यही कर सकती है। ये ख्याल ही उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और इसी डर ने एक और बड़े पंगे को जन्म दिया, शत अल अरब नदी का विवाद। देखिए, जियोग्राफिकली ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट था। ये 200 किलोमीटर लंबी शत अल अरब नदी इराक के लिए गल्फ तक तेल भेजने का इकलौता समुद्री रास्ता थे। लिटरली उनकी इकोनॉमी की लाइफलाइन। अगर ईरान का इस पर पूरा कंट्रोल हो जाता तो वो जब चाहता इराक का गला घोट सकता था। पहले दोनों देशों ने दबाव में आकर एक एग्रीमेंट के तहत इसे आधा आधा बांटने का फैसला किया था। लेकिन 79 की क्रांति के बाद ईरान में अमेरिका का सपोर्ट खत्म हो गया था और सद्दाम ने सोचा, यही सही मौका है। 17 सितंबर 1980 को उसने पुराना एग्रीमेंट फाड़कर फेंक दिया और पूरी नदी पर अपना हक जता दिया। इसके ठीक 5 दिन बाद 22 सितंबर को उसने ईरान पर हमला बोल दिया। सद्दाम को लगा था कि ये नई और कमज़ोर ईरानी सरकार है, कुछ ही दिनों में घुटने टेक देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये जंग खिंचती गई, जिसका एक बहुत खौफनाक नतीजा 8 जुलाई 1982 के दुजैल इंसिडेंट के रूप में सामने आया, जिस पर हम अभी आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस युद्ध में मिले भारी अमेरिकी सपोर्ट की। तो सद्दाम का वो क्विक विक्ट्री वाला सपना एक भयानक लंबे युद्ध में बदल चुका था। ईरान हार मान नहीं रहा था। तब एंट्री होती है अमेरिका की, और विदेशी मदद का जो स्केल था ना, वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। सैन्य मदद के नाम पर हथियार, हेलीकॉप्टर्स, जेट्स सब दिए गए। इकोनॉमी को सहारा देने के लिए $5 बिलियन का भारी भरकम लोन पास किया गया।
और सबसे बड़ी बात, CIA ने रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी और टैक्टिकल एडवाइस देनी शुरू कर दी। मतलब अमेरिकी अधिकारी खुद बगदाद में बैठकर इराक की सेना को गाइड कर रहे थे। और देखिए, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। 2013 में जो CIA के डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई हुए और फॉरेन पॉलिसी की जो रिपोर्ट्स आईं, वो साफ बताती हैं कि तत्कालीन CIA डायरेक्टर केसी और डेप्यूटी गेट्स को इराक की जीत पक्की करने का सीधा जिम्मा सौंपा गया था। विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप बिल्कुल अपने चरम पर था। और इसी उथल-पुथल के बीच हुआ दुजैल का वो खौफनाक नरसंहार। अब तक युद्ध एक तरह के डेडलॉक में फंस चुका था। ऐसे में ईरान ने इराक के अंदर ही मौजूद शिया आबादी में अपना सपोर्ट बेस बनाना शुरू कर दिया। इस बात से बौखलाया सद्दाम खुद शिया बहुल इलाकों में जाकर अपना समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा था। 8 जुलाई 1982 को उसका काफिला दुजेल नाम के एक शिया कस्बे से गुजर रहा था और तभी दावा पार्टी के लड़ाकों ने उसके काफिले पर फायरिंग कर दी। ये सीधा सीधा सद्दाम को जान से मारने की एक कोशिश थी। सद्दाम तो इस हमले में बाल बच गया, लेकिन इसके बाद जो उसने किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने पूरे दुजैल कस्बे पर अपना कहर बरपा दिया। 393 आदमियों और 394 औरतों और बच्चों को उनके घरों से उठाकर सीधा जेल में डाल दिया गया। पूरे के पूरे मोहल्लों पर, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। ये एक अंधाधुंध और बेहद क्रूर बदला था। 148 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों। बिना किसी फेयर ट्रायल के दुजैल के 148 लोगों को सद्दाम के सीधे आदेश पर फांसी पर लटका दिया गया। ये दिखाता है कि सद्दाम का पैरानोया, उसका खौफ और उसकी क्रूरता किस हद तक जा चुकी थी। तो इस पूरे एनालिसिस के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या एब्सोल्यूट पावर पाने और अपने अंदर के डर को शांत करने की इस पूरी जद्दोजहद ने सिर्फ और सिर्फ भविष्य की अस्थिरता के बीज बोए? जरा सोचिए, जिस डर से बचने के लिए सद्दाम ने अपने ही लोगों को कुचला, पड़ोसी मुल्क पर बिना सोचे समझे हमला किया और विदेशी ताकतों को अपने घर में घुसने का मौका दिया, क्या उसी पैरानोया ने इराक को आने वाले कई दशकों के लिए एक कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष में नहीं ढकेल दिया? यह हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।